एकेडमिक की जोन। आज का हम लोग का टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, मतलब बेल्जियम में सेटलमेंट। इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियोस किए हैं, सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी अबाउट द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, और जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द मेडिटेरेनिज्म इन श्रीलंका, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से श्रीलंका की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने जितने भी मेजर्स लिए थे दैट वाज द मेजिटेरियन मेजर्स, दैट मीन्स कि उन्होंने कंट्री के मेजोरिटी के लिए ही स्टेप्स लिए थे, मेजर्स लिए थे, जिसकी वजह से तमिल्स अपने आप को आइसोलेटेड समझने लगे थे, एलिनेटेड समझने लगे थे, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे? द कॉन्सिक्वेंसेस वाज सिविल वॉर, जिससे कंप्लीटली एक डिस्ट्रक्शन हुआ था और कहीं ना कहीं श्रीलंका का जो डेवलपमेंट हुआ था वो डिक्लाइन कर गया था। राइट नाउ अब जानते हैं कि बेल्जियम में कैसे सेटलमेंट किया गया। क्या उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो श्रीलंका ने अपनाया था, या फिर अरेंजमेंट कुछ और था? तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट दैट। तो लेट मी टेल यू अबाउट बेल्जियम। तो बेल्जियम में सेटलमेंट, ठीक है, अकोमोडेशन मतलब सेटलमेंट्स होता है। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। यहाँ फर्स्ट लाइन में ही क्लियर हो जा रहा है कि बेल्जियम लीडर्स ने एक अलग ही रास्ता अपनाया था। तो ये रास्ता क्या था? डेफिनेटली ये तो क्लियर हो गया कि जो श्रीलंका ने रास्ता अपनाया था ये वो रास्ता नहीं था। They recognize the regional and cultural diversities. Obviously, जो बेल्जियम में जो डाइवर्सिटीज थी उसके बारे में हम लोग ने बहुत अच्छे से जान लिया था कि किस तरह से वहाँ लिंग्विस्टिक सोशल ग्रुप्स थे। वहां पर डच स्पीकर थे, फ्लेमिश रीजन, वैलोनिया रीजन, फ्रेंच स्पीकर थे और जर्मन स्पीकर थे। तो इन सबको लेकर चलना था। तो वहां के लीडर्स ने ये डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से समझा कि उनको किस तरह से जो है अपनी डाइवर्सिटीज को एक साथ लेकर चलना है। ओके, बिटवीन 1917 टू 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times, दैट मीन्स बिटवीन 1970 टू 1993 इसके बीच उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 times अमेंड किया। लेट मी टेल यू, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है दैट मीन्स कि उसमें जो क्लॉज होते हैं, जो जिसको वैसी चीजें जिसमें और सुधार लाने की जरूरत है तभी अमेंड किया जाता है। तो डेफिनेटली कि वहां के लीडर्स को ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस को थोड़ा अमेंड करना चाहिए ताकि वहां की डाइवर्सिटीज जो है वो उसमें जो है उसको इजीली जो है अकोमोडेट किया जा सके। तो यहाँ क्लियर है कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ इसलिए अमेंड किया था ताकि उसको अच्छे से अकोमोडेट किया जा सके, उसको अच्छे से सेटल किया जा सके। सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। अब जानते हैं कि अकोमोडेट 4 times उसे अमेंड तो किया गया, लेकिन ये अमेंडमेंट में क्या निकल के आया, क्या मेजर्स लिए, एंड हाउ द सेटलमेंट्स वेर बीन डन in Belgium. First point, equal representative in the central government. That means कि central government जो है वहां दोनों कम्युनिटी के या दोनों ग्रुप के, सोशल ग्रुप के, तो दोनों कौन? डच स्पीकर एंड फ्रेंच स्पीकर, तो दोनों ग्रुप के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि कोई भी एक जो कम्युनिटी है, कोई भी एक सोशल ग्रुप जो है वो डोमिनेटिंग नहीं होगा। लेट मी टेल यू क्लियरली कि जब हम लोगों ने श्रीलंका वाला पार्ट पढ़ रहा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है मेजिटेरियन मेजर्स ले रही थी, ठीक है, और तमिल को इग्नोर कर रही थी। तो मे बी वहां इक्वल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे होंगे, और तमिल्स की जो है जब गवर्नमेंट जो है इस तरह के मेजर्स ले रही थी तो उनको रेसिस्ट करने वाला, अपोज करने वाला तमिल लीडर्स उतने नहीं होंगे। लेकिन ये क्लियर है कि जब रिप्रेजेंटेटिव इक्वल होते हैं तो कोई डोमिनेटिंग नहीं हो सकता है, डोमिनेंस नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी ग्रुप के हो, मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा था। तो सेकंड पॉइंट, इंडिपेंडेंट पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट पावर दिया गया। दैट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी, उनके पास अपने रीजन के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए, रूल चलाने के लिए उनके पास इंडिपेंडेंट पावर थे कि उनके रीजन में क्या जरूरी है, वो उनके स्टेट में क्या जरूरी है, वो अपने स्टेट को अपने अकॉर्डिंग संभाल सकते हैं। ठीक है, इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में फेडरलिज्म में वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है फेडरल सिस्टम बेनिफिशियल होता है किसी भी डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेसीज के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्लियर है कि ये जो 2 पॉइंट्स है ये तो बहुत ही बेनिफिशियल लग रहा है। जिस तरह से जो है अगर हम लोग बार बार कंपेयर कर रहे हैं विथ श्रीलंका, तो यहाँ तक अभी तक तो सही लग रहा है कि जो अकोमोडेशन किया गया, जो सेटलमेंट किए गए वो बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स कि ब्रुसेल्स जो कैपिटल था, अगर आपको याद होगा तो जब हम लोग ने इतनी कॉम्पिटिशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां हम लोग ने देखा था कि सेंट्रली अगर पूरी कंट्री की हम लोग बात कर रहे थे तो वहां डच स्पीकर जो थे वो मेजोरिटी में थे और फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, एंड बिल्कुल अपोजिट था इन कैपिटल। ब्रुसेल्स में क्या था? ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकर थे और 20% ओनली जो है डच स्पीकर थे। दैट मीन्स कि ये क्लियर था कि जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल में आके माइनॉरिटी हो जा रहा था। तो यहां पर अब क्या ये एक सोल्यूशन निकाला गया कि ब्रुसेल्स में एक अलग गवर्नमेंट फॉर्म होगी, कैपिटल में एक अलग गवर्नमेंट फॉर्म होगी, और वहां पर भी रिप्रेजेंटेटिव, दैट मीन्स कि इधर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर, रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो इक्वल ही होंगे। अब आप सोचेंगे कि वो तो 80% थे, वो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्यों माने? लेकिन अगर यहाँ ब्रुसेल्स में फ्रेंच अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अग्री नहीं होते तो सेंट्रल में डच अग्री नहीं होते, तो दैट मीन्स कि ये तो क्लियर है कि वहां मेजोरिटी डोमिनेटिंग हो जाता। तो इस बात को सेटल करने के लिए अगर सेंट्रल में डच ने इस बात में अग्री किया है तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच ने इस बात में अग्री किया है। दैट मीन्स कि इक्वालिटी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है वो एक मेजर्स था। एंड द 4th पॉइंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, दैट मीन्स कि एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुई। एक गवर्नमेंट मैंने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटल में भी गवर्नमेंट थी, लेकिन थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन सी बनी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कैसी गवर्नमेंट थी? ये गवर्नमेंट ऐसी थी जो कुछ मैटर्स पे जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती थी। वो मैटर्स क्या क्या था? कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। दैट मीन्स की कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे वो कौन वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट के। और लेट मी टेल यू कि वो कहीं भी कोई भी रीजन की बात हो रही है, वेलोनियन रीजन की बात हो रही है या फ्लेमिश रीजन की बात हो रही है, दैट डजंट मैटर एट ऑल, कोई भी रीजन की बात हो रही है, लेकिन अगर इस टॉपिक से, इस मैटर से रिलेटेड इश्यूज थे तो वो कौन देखता? वो कम्युनिटी गवर्नमेंट देखती। तो आई थिंक ये जो 4 पॉइंट्स है, जो ये 4 अरेंजमेंट किए गए थे, तो दैट वी कैन से कि ये बहुत अच्छे थे, ये बेस्ट थे। अब ये बेस्ट थे तो इनके साथ क्या हुआ? लेट मी टेल यू कि बेल्जियम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और वो भी क्यों ना, जब अरेंजमेंट इतनी अच्छी थी तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा, और जहां जिस कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस होते रहते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम, डाइवर्सिटी को लेकर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं, तो उस कंट्री में जो डेवलपमेंट होता है वो काफी स्लो होता है। दैट मींस कि ये क्लियर है कि अगर ये प्रॉब्लम नहीं होंगे तो डेवलपमेंट अच्छे से होगा, और ये बेल्जियम में दिख रहा था। श्रीलंका में तो दिखा, डेवलपमेंट तो हुआ था, वो फिर उसका डाउनफॉल हो गया बिकॉज ऑफ सिविल वॉर, राइट ना। तो ब्रुसेल्स के जो ये अरेंजमेंट थे ये इतने अच्छे लगे, वो पूरे वर्ल्ड में जो है इस अरेंजमेंट की तारीफ हुई। द अदर कंट्रीज वेयर वेरी इन्फ्लुएंस विद इट, एंड जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जब यूरोपियन कंट्रीज का एक यूनियन फॉर्म हो रहा था तो उन्होंने ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर सिलेक्ट किया। दैट मीन्स कि ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो बनाया गया। तो ये क्लियर है कि वो बेल्जियम के अरेंजमेंट से इतने खुश थे, तो इस काइंड ऑफ अ गिफ्ट टू इट कि इतना अच्छा अरेंजमेंट किए हैं, तो वो एक अप्रिशिएशन था, ठीक है। और ब्रुसेल्स को जो है वो हेडक्वार्टर बनाया गया। तो आई थिंक ये जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब जो है इसके क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेडिटेरेनियनिज्म इन श्रीलंका भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसके क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन हो सकता है, हाउ अकोमोडेशन ब्रॉट इन बेल्जियम, बेल्जियम में अकोमोडेशन कैसे किया गया, सेटलमेंट्स किया गया, कैसे किया गया। तो यह हमारे पास पॉइंट्स है, ये भी आपको लिखने होंगे, और इस पॉइंट्स को लिखकर आप इसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आंसर रेडी हो सकता है। एक क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे अकोमोडेट किया गया, तो इस क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकते हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक हाउ बेल्जियम मॉडल बिकेम सक्सेसफुल, बेल्जियम मॉडल जो है वो सक्सेसफुल कैसे हुआ। तो ऐसे हुआ क्योंकि इस तरह से अरेंजमेंट किया गया तो वो सक्सेसफुल हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो जाए वो आप
वो आंसर जो है वो आपके यही होंगे। ओके देन, आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।